हेलो दोस्तों, फिजिक्स विषय की इस कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हो रहे हों और आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हों। आज हम इससे प्रीवियस वाली कक्षाओं में हम लोगों ने एक चैप्टर हम लोग कवर कर रहे थे जिसका नाम था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके हमने लोगों ने लगभग 3 लेक्चरों को पढ़ लिया है। इससे पहले 3 लेक्चर चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर बेटा अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देख के आइए। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर को खत्म कर लेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक टॉपिक को छोड़ दिया था क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया था, इस कारण हमने लोगों ने उस टॉपिक को वहां पर नहीं किया था। तो यहाँ पर आज हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो बेटा आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए आज का जो लेक्चर है वो क्या है, आपका ये डेरिवेशन है आज की क्लास का। जैसे लिखा होगा, एक समान व वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, मूवमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक समान व वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। बेटा आज हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो होता क्या बेटा कि यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है ना, वो वैद्युत द्विध्रुव को के ऊपर एक बल अप्लाई करता है। जो वैद्युत क्षेत्र है ना, वो क्या करता है, वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर एक बल अप्लाई करता है और ये वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में संकेंद्रित करने की कोशिश करता है। इसी बल को बेटा हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म, या बेटा इसी को ही हम लोग कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे बेटा बल युग्म का आघूर्ण क्या है। तो हम आप इसमें ऐसे बता सकते हैं डेफिनेशन कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल आरोपित करता है। ये जो बल होता है, ये बल वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के संकेंद्रित करता है। इसे ही हम लोग प्रत्यानयन बल युग्म या बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। देखो बेटा कैसे हम आप इस बात को समझेंगे। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, और हमने इसमें मान लिया कि माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो वैद्युत क्षेत्र से मान लिया थीटा कोण पर रखा हुआ है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता, वह निकाय जो किससे -q तथा +q आवेश से निर्मित होता है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार के निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो बेटा हमने ऐसा मान लिया है कि माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र से मान लिया कितने कोण पर रखा है, इस तरीके से यहाँ पर हम बना ले रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र से मान लिया बेटा थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल अप्लाई करेगा, है ना। अब देखिए ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो -q और +q आवेश से निर्मित है, इस कारण इस पर जो बल है वो युग्म में लगेगा। युग्म में लगेगा अर्थात जोड़े में लगेगा। वो किस तरीके से, जैसे ये +q आवेश है, यदि हम मान लें कि इस प्लस आवेश पर लगने वाले बल की डायरेक्शन इस तरीके से है, इस पर बल इधर की ओर लग रहा, तो फिर जो ये होगा ये वाला माइनस आवेश, इस पर जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन यहाँ पर लिख दे रहे हैं -q, तो उस पर जो बल की डायरेक्शन होगी वो इधर की ओर होगी। तो याद रखना बेटा हम लोग जो पढ़ रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। तो आप बेटा इसकी डेफिनेशन आप कैसे बताएंगे कि बल युग्म का आघूर्ण क्या है। तो जब कभी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो क्या होता है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, वो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म अप्लाई करता है और यह बल युग्म जो होता है
वो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में साकेंद्रित करने की कोशिश करता है। इसी बल को हम लोग प्रत्यानयन बल युग्म या बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। कहने का मतलब ये, जैसे अगर हम इसको, ये जो अपने पास मार्कर है, यदि हम इसको वैद्युत द्विध्रुव मान लें और इसको इस तरीके से एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, उसमें अगर हम थीटा कोण पर रखें तो इस पर दो प्रकार के बल अप्लाई होंगे। एक बल जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, इस पर इधर की ओर अप्लाई होगा, और एक ये माइनस जैसे क्यू आवेश है, इस पर बल इधर की ओर अप्लाई होगा। तो क्या होगा कि जैसे बल युग्म के रूप में लगेगा, वैसे ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये अपने इस एक्सिस के परता रोटेट होने लगेगा। एक्सिस के परता ये रोटेट होना ही बल युग्म का आघूर्ण कहलाता है। उम्मीद करते बेटा आप इस बात को समझ गए होंगे। अब देखिए, यदि हमें बल युग्म का आघूर्ण निकालना हो कि कितना होता है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप एक फार्मूला याद रखेंगे। तो हमने यहाँ पर जैसे ये चित्र जो बनाया है, उसको अगर आप बेटा लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से निर्मित है, एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, इस पर दो बल युग्म कार्य कर रहे हैं। एक प्लस क्यू आवेश पर लगने वाले बल की डायरेक्शन यदि इधर की ओर है, तो माइनस वाले पर बल जो है ना वो उसकी विपरीत डायरेक्शन में लगेगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बल युग्म का आघूर्ण। तो देखिए बल युग्म का आघूर्ण हो क्या जाएगा, इसके लिए आप एक फार्मूला याद रखेंगे, बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण बेटा इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। बल युग्म का आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुणा क्रिया रेखाओं। क्रिया रेखाओं, अभी हम आपको समझाते हैं कि ये क्या है। बल गुणा क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, के बीच की लंबवत दूरी। तो बल युग्म के आघूर्ण का जो फार्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, टाउ बराबर होता है बल गुणा क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। यहाँ पर हमने एक वर्ड लिखा कि क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। क्रिया रेखाओं का बेटा मतलब ये है कि ये जो बल जहां पर अप्लाई हो रहा, जैसे एक बल इधर अप्लाई हो रहा, एक बल इधर अप्लाई हो रहा, तो इन दोनों के बीच की हमें लंबवत दूरी पता करनी, यही क्रिया रेखा है। तो अगर हम देखें इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी अगर देखें तो बेटा इसके और इसके बीच की अगर हम लंबवत दूरी देखें तो वो कुछ इस तरीके से ये वाली होगी, ये होगी, ये दूरी होगी, है ना। तो अगर हमें इस दूरी को निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल को देखें, अगर ये 90 डिग्री है बेटा, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये जो है ना, इसको हमने 2L माना है, तो ये वाली जो भुजा है वो कर्ण होगी और ये वाली जो भुजा है वो लंब होगी। ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो अगर हम इसको इस तरीके से समझें, यहाँ पर लंब और कर्ण अपने पास पता है, तो यहाँ पर हम लोग अगर क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी निकालें तो उसके लिए हम लोग इस त्रिभुज में फार्मूला यूज करेंगे साइन थीटा का। किसका, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब, है ना। तो यही वाली दूरी हो जाएगी। जैसे इसको अगर कुछ नाम देना चाहो इस ट्रायंगल को, ऐसे ए बी और सी नाम देना चाहो, तो लंब इसका क्या हो जाएगा, BC। यही BC क्या है, इन क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। लंब अपॉन में कर्ण, कर्ण जो है वो ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का मान कितना है, 2L। ठीक है, तो अगर हम क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी BC का मान पता करें तो बताइए BC बराबर क्या आ जाएगा, वो बन जाएगा 2L साइन थीटा। ये बेटा आप समझ गए होंगे। BC जो है वो क्या है, इन दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो BC बराबर क्या बन जाएगा, 2L साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बल। अब क्वेश्चन ये है कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है तो इस पर बल कितना लगेगा। तो इससे पहले जब हमने लोगों ने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर याद हो आपको तो E बराबर F/Q0 इस तरीके से पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बल देखें तो बल कितना लगेगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है तो उस पर लगने वाला बल जो होगा वो F बराबर होगा Q × E। ठीक है, यही तो होगा बेटा। देखिए आवेश जो है ना वो प्लस क्यू माइनस क्यू, कोई दिक्कत नहीं है, आवेश को चिन्ह सहित तो लिया ही नहीं जाता है। तो जो बल होगा वो इस पर बल कितना लगेगा, F बराबर QE। तो बल के प्लेस पर कितना आ जाएगा बताइए, QE। इनटू में क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी अभी हम लोगों ने निकाली है, वो कितनी है, 2L साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा, टाउ बराबर, इसको Q × में 2L को साथ में लिख ले रहे हैं, Q और 2L को साथ में लिख रहे हैं, और ये E साइन थीटा बचा तो इसको साथ में यहाँ पर लिख दे रहे हैं।
अच्छा, ऐसा क्यों किया है? तो इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस बात को पढ़ा हुआ है। Q इंटू ट्वेल्व क्या होता है? Q इंटू ट्वेल्व क्या होता है? वो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको बेटा हम लोग P से प्रदर्शित कर रहे थे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या था कि वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह रहे थे। तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख लेंगे? P इंटू में E, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। तो टाउ बराबर फार्मूला क्या बन गया? पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा। एंगल आपको पता है कि एंगल क्या है, कि जिस प्रकार जो वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से जितने कोण पर रखा है वो एंगल होता है, ठीक है। पी क्या है? वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है वो है। समझ गए आप? अगर हम लोग यहाँ से ये तो समझ लिया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो उस पर बल युग्म का आघूर्ण कितना कार्य करेगा, ठीक है। बल युग्म का आघूर्ण कार्य क्यों कर रहा है, या बल युग्म का आघूर्ण होता क्या है, ये बातें आपने यहाँ पर समझ ली हैं, ठीक है, कि बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। तो टाउ बराबर बन गया पीई साइन थीटा। अगर बेटा हम लोग इसका मात्रक समझे, मात्रक क्या होगा, तो मात्रक हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। टाउ बराबर होता है बल गुणा क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो इसका अगर हम लोग मात्रक समझे, यदि हम इसका मात्रक समझे बेटा, तो मात्रक देखिए इसका क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन, इनटू में क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, दूरी का मात्रक बेटा होता है मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका टाउ का जो मात्रक है वो बन जाएगा न्यूटन इंटू में मीटर। न्यूटन इंटू में मीटर। यदि बेटा हम लोग इसकी विमा समझें, यदि हम लोग इसकी विमा समझें तो विमा क्या हो जाएगी? न्यूटन बल, बल की विमा बेटा होती है एम एल टी की पावर -2। अब मीटर दूरी है तो इसकी विमा हो जाएगी एल। तो इसकी बेटा विमा जो है वो क्या बन जाएगी बताइए? विमा हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी की घात -2। ये बेटा इसकी विमा हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप बेटा इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग इसकी कुछ विशेष स्थितियों के बारे में जानेंगे। इसकी कुछ विशेष स्थिति देखिए बेटा, इसकी विशेष स्थितियों में जैसे हम लोगों ने टाउ का फार्मूला पढ़ा है, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। तो विशेष स्थितियों में पहला पॉइंट ये है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा हो। कैसा रखा हो बेटा? समांतर रखा हो। यदि समांतर रखा होगा, समांतर का मतलब पता क्या है? जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र ये है, इस वैद्युत द्विध्रुव को जो इस तरीके से थीटा कोण पर रखा था, अगर समांतर हो तो ऐसे सेम डायरेक्शन में रख दें। यदि हम बेटा सेम डायरेक्शन में रख देंगे वैद्युत द्विध्रुव को, सेम डायरेक्शन में यदि हम लोग रख देंगे तो उस कंडीशन में हमें पता है कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0 डिग्री। कितनी हो जाएगी बेटा? 0 डिग्री। चलिए देखिए, तो यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो गया तो उस कंडीशन में इस पर बल युग्म का आघूर्ण कितना कार्य करेगा? तो टाउ बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े बेटा होता है पीई साइन थीटा, है ना। तो टाउ बराबर पीई साइन थीटा के प्लेस पर क्या रखेंगे? 0 डिग्री। तो टाउ ई बराबर पी तो ठीक है, लेकिन साइन 0 की वैल्यू 0 होती तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टाउ का मान क्या आ गया? 0। कहने का मतलब ये है बेटा, टाउ का मान 0 इसलिए आया है कि यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रख देंगे तो याद रखना उस पर बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। तो अगर बोला जाए कि वह कौन सी स्थिति है जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए और उस पर कोई बल युग्म का आघूर्ण कार्य ना करे, तो वो स्थिति है वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन के समांतर रख देना है। समांतर रख देंगे तो उस कंडीशन पर उस पर कोई बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। देखिए इसका सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड ये है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर ना होकर लंबवत रखा हो। कैसा रखा हो बेटा? लंबवत रखा हो। अच्छा, लंबवत का मतलब क्या है? जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से है, वैद्युत द्विध्रुव को हम इस तरीके से रख दें। अगर इस तरीके से रख देंगे तो वैद्युत द्विध्रुव ये है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच बनने वाला जो एंगल है वो कितना होगा? 90 डिग्री। अर्थात जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में बताइए टाउ बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या होता है? पीई साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? पीई।
ठीक है। और इस कंडीशन में ये जो टाउ होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बेटा, इस कंडीशन में जो टाउ होगा वो याद रखना मैक्सिमम होगा। तो अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को यदि हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रख देते हैं तो उस कंडीशन में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण सबसे अधिक होता है। तो अगर कोई बोले वह कौन सी स्थिति है जिसमें बल युग्म का आघूर्ण सबसे अधिक होगा, तो याद रखना वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के आप लंबवत रखेंगे। कब बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा? जब हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के कैसा रख देंगे? समांतर। तो उस कंडीशन में जो बल युग्म का आघूर्ण है वो कार्य नहीं करेगा। उम्मीद करते बेटा आप इस बात को समझ गए होंगे। तो फिलहाल इस चैप्टर में यही एक टॉपिक बचा हुआ था जो हमने आपको बहुत आसानी से करा दिया है। अगर आप चाहें कहीं पे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी ये चैप्टर आपका जितना एग्जाम में पूछा जाने वाला है वो सभी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो फिलहाल आपका चैप्टर जो थ्योरेटिकल वाला था वो पूरा खत्म हो गया है। इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग न्यूमेरिकलों को समझेंगे और न्यूमेरिकल जो है वो हम लोग कुमार मित्तल की नई बुक से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो कुमार मित्तल की नई 2025-26 सेशन के लिए आई हुई है उसमें जो नए न्यूमेरिकल ऐड हुए हैं, जैसे 2022, 2023 और 2024 के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो नए ऐड हुए हैं, तो उनको भी हम लोग साथ में लेके तैयारी करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कभी कभार रिपीट हो जाते हैं आगे की एग्जाम में, तो उनको भी हम लोग लेके चलेंगे। तो अगला जो अपना लेक्चर होगा वो इसी चैप्टर के न्यूमेरिकलों पर आधारित होगा। तो तब तक अगर आपने इस चैप्टर की जो थ्योरी वाली क्लास थी अगर आपने उसको अभी तक कंप्लीट नहीं किया है बेटा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके 4 लेक्चर हैं, तो हम चारों लेक्चरों को आपको हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से इनको बहुत आसानी से देख लें। ठीक है, देखने के बाद ही इसके जो न्यूमेरिकल है वही बेटा आपको तभी समझ में आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसका जो टॉपिक था पहले चैप्टर का वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आगे आपको वीडियो कैसा लगा है तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर बताएं। ठीक है, और आपको अगर हमारे द्वारा समझाई हुई बातें समझ में आ रही हैं तो आप इस वीडियो को अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर दें, और बाकी यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में बेटा इतना ही रखते हैं। ठीक है, तब तक आप जो अन्य लेक्चर रह गए हैं उनको आप अच्छे से देख लें, जिससे आपके सभी जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, फिर आज इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।